पहले देखते हैं क्षेत्रवाद का अर्थ। जब व्यक्ति या समुदाय अपने भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र के हितों को अन्य क्षेत्रों के हितों से श्रेष्ठ मानता है और जब कभी क्षेत्रीय हितों व राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास हो तो अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, ऐसी मनोवृत्ति को क्षेत्रवाद कहा जाता है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है? जब व्यक्ति अपने क्षेत्र के हितों को अन्य क्षेत्रों के हितों की बजाय श्रेष्ठ मानता है और क्षेत्रीय हित और राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास होने पर अपने क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, तो ऐसी भावना को क्षेत्रवाद कहा जाता है। तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रख लेना कि जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की बजाय ज़्यादा महत्व देता है तो ऐसी मनोवृत्ति को क्षेत्रवाद कहा जाता है। इसी प्रकार हम जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद इनकी परिभाषा बना सकते हैं। तो यदि व्यक्ति अपनी भाषा को दूसरी भाषा से श्रेष्ठ मानता है तो उसको बोलेंगे भाषावाद। यदि व्यक्ति अपनी जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानता है तो उसको बोलेंगे जातिवाद। अब आगे देखते हैं। क्षेत्रवाद मुख्यतः भौगोलिक एवं सामाजिक संकल्पना है। इसमें व्यक्ति अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा भाव रखता है, अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान को विशेष महत्व देता है। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय चेतना से संबंधित है। तो ये तो गया क्षेत्रवाद का अर्थ। क्षेत्रवाद क्या होता है? जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र की बजाय श्रेष्ठ मानता है और क्षेत्रीय हितों और राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास होने पर क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व देता है, तो ऐसी प्रवृत्ति को क्षेत्रवाद कहा जाता है। अब देखते हैं क्षेत्रवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है क्षेत्रवाद स्थानीय देशभक्ति का एक विकृत रूप है, जिसमें संपूर्ण देश की तुलना में एक विशेष क्षेत्र के हितों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी विशेषता है क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार है, यानी कि व्यक्ति दूसरों से सीखता है। सामान्यतः इसका आधार स्वयं उस क्षेत्र की समस्याएं नहीं होती, बल्कि क्षेत्रीय नेतृत्व द्वारा सुनियोजित रूप से क्षेत्रीय भावनाओं का प्रसार किया जाता है। बाद में अनुकरण द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्षेत्रवाद की भावना फैलती है। तो क्षेत्रवाद की दूसरी विशेषता क्या है कि क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति जन्म से क्षेत्रवाद के बारे में नहीं जानता है, बल्कि वह दूसरों से सीखता है। तीसरी है क्षेत्रवाद में पक्षपात का समावेश होता है। एक क्षेत्र के व्यक्ति अपनी संस्कृति एवं उपलब्धियों को सर्वोच्च मानते हुए देश के अन्य क्षेत्रों से इसकी तुलना कभी नहीं करते। उनका दृष्टिकोण सदैव एकपक्षीय, चरमवादी तथा समझौता रहित होता है। तो जो क्षेत्रवाद है उसमें पक्षपात का समावेश होता है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के साथ अपनी तुलना नहीं करते हैं, बल्कि उनका दृष्टिकोण एकपक्षीय होता है, वे अपने क्षेत्र को ही श्रेष्ठ मानते हैं। चौथी विशेषता है इस मनोवृत्ति में एक विशेष क्षेत्र को एक पृथक राजनीतिक व सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाता है। इसलिए अक्सर इस क्षेत्र के व्यक्ति अकारण ही स्वयं को सरकार के दमन और शोषण का शिकार समझने लगते हैं। तो जो क्षेत्रवाद होता है उसमें प्रत्येक क्षेत्र को एक अलग इकाई के रूप में देखा जाता है और इस क्षेत्र के निवासियों में ऐसी भावना हो जाती है कि जो केंद्र सरकार है वह हमारा दमन और शोषण कर रही है, इसलिए हमें एक क्षेत्र के रूप में संगठित होना पड़ेगा। पांचवी विशेषता है केंद्रीय सरकार में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जितना कम होता है, उस क्षेत्र के निवासियों में क्षेत्रवाद उतना ही अधिक पाया जाता है। तो यदि केंद्र सरकार में किसी विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उस क्षेत्र को लगेगा कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। छठी विशेषता है क्षेत्रवाद का आधार यह निर्मूल विश्वास है कि क्षेत्रीय आधार पर संगठित हुए बिना उस क्षेत्र को सरकार द्वारा अधिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे विश्वास स्थानीय नेताओं द्वारा अपने लाभ के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। साधारण जनता को इससे हानि ही होती है। तो क्षेत्रवाद के अंतर्गत यह भावना निहित होती है कि यदि हम क्षेत्रीय आधार पर संगठित नहीं होंगे तो हमारे हितों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और जो ऐसी भावना है इसका विकास स्थानीय नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गई क्षेत्रवाद की विशेषताएं। अब देख लेते हैं क्षेत्रवाद के कारण। विश्व के अधिकांश समाजों में क्षेत्रवाद की समस्या किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिलती है। विभिन्न समाजों में इस समस्या के कारण भी एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं। भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि भारत में क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं, क्षेत्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ है।
पहला कारण है राजनीतिक कारण। वर्तमान समय में दूषित नेतृत्व क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कारण है। स्थानीय नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक क्षेत्र के निवासियों को संगठित कर दूसरे क्षेत्रों के विरुद्ध उनमें तनाव पैदा करते हैं। ठीक है, तो जो स्थानीय नेता होते हैं वे अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक क्षेत्र के निवासियों को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध भड़काते हैं। स्थानीय नेताओं द्वारा ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है कि दूसरे क्षेत्रों के विरुद्ध संगठित होकर ही उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं अथवा उन्हें केंद्र सरकार से अधिक आर्थिक सहायता मिल सकती है। क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण, खनिज और जल संपदा के बंटवारे तथा रोजगार के अधिक अवसरों की मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रवाद का पहला कारण, राजनीतिक कारण, यानी कि जो स्थानीय नेता होते हैं, जो स्वार्थी नेता होते हैं, वे एक क्षेत्र विशेष के लोगों को भड़काते रहते हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। अनेक आर्थिक दशाएं भी क्षेत्रवाद में वृद्धि करती हैं। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनमें नए उद्योग स्थापित करने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में इस तरह का प्रचार किया जाता है कि क्षेत्रीयता के आधार पर ही आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सकता है। ऐसे प्रचार से चाहे उस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं में वृद्धि हो रही हो, लेकिन स्थानीय नेताओं को अपना स्वार्थ पूरा करने का अवसर मिल जाता है। क्या आप एस्ट्रोलॉजर हैं? जी हाँ। क्या आप ये बता आज़ादी के बाद संसाधन कम और अपेक्षाएं ज़्यादा थी। केंद्रीकृत नियोजन अपनाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय समायोजन नहीं हो पाया, जिससे सापेक्षिक वंचना की भावना पैदा हो गई। तो केंद्रीकृत नियोजन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए। तो यदि अर्थव्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार करेगी तो वह अधिकारियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संचालित करेगी और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। 1990 के बाद वैश्वीकरण की परिस्थितियों में पश्चिम और दक्षिण के राज्यों का ज़्यादा विकास हुआ और उत्तर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों का कम विकास हुआ, जिससे गरीब लोग रोजगार के लिए अमीर राज्यों में जाने लगे, जिससे भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास हुआ। जैसे महाराष्ट्र मराठियों के लिए का नारा दिया गया। तो जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर के रोजगार करते हैं तो उस स्वयं क्षेत्र के लोग, उनको ऐसा लगता है कि दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ आकर के हमारा जो रोजगार है उसको छीन रहे हैं। तो इससे भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास होता है। क्षेत्रवाद का तीसरा कारण है भाषाई विभिन्नता। उत्तर भारत के विरुद्ध दक्षिण भारत में जो व्यापक क्षेत्रवाद पनपा है, उसका प्रमुख कारण तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी भाषाओं को बोलने वाले निवासियों को हिंदी भाषी क्षेत्रों के विरुद्ध संगठित करने के लिए सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालना है। तो जो उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग हैं उनके विरुद्ध दक्षिण भारत में व्यापक क्षेत्रवाद पाया जाता है, क्योंकि जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं उनको हिंदी भाषी क्षेत्रों के विरुद्ध भड़काया जाता है, संगठित किया जाता है। भाषाई पृथकता के आधार पर होने वाले उग्र प्रदर्शन क्षेत्रवाद की समस्या को स्पष्ट करते हैं। क्षेत्रवाद का चौथा कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक रूप से भारत मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला है गंगा यमुना का मैदान, दूसरा है उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिण के पठारी प्रदेश और चौथा है समुद्र तटीय क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में मौसम, प्राकृतिक संपदा तथा प्रकृति पर आधारित आजीविका के साधन एक दूसरे से अलग हैं। सभी क्षेत्रों के लोग अपनी भौगोलिक दशाओं को दूसरे क्षेत्रों से अधिक अच्छा समझते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि उनसे भिन्न भौगोलिक क्षेत्र के लोगों का उनसे मिश्रण न हो, ताकि उनकी भौगोलिक पहचान बनी रहे। यह दशा भी क्षेत्रवाद में वृद्धि करती है। तो चौथा कारण क्या हो गया? भौगोलिक कारण। पांचवा है सांस्कृतिक भिन्नताएं। जिस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे धर्म, वेशभूषा, भाषा, प्रथाएं तथा रहन सहन आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होती हैं, वह अपने आप को एक पृथक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में देखने लगता है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र अपने आप को दूसरे क्षेत्रों से श्रेष्ठ मानता है।
यही कारण है कि भारत के उत्तर पूर्व के क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गंगा यमुना के मैदानी भागों के क्षेत्र तथा मरुभूमि से संबंधित क्षेत्र अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों की संस्कृतियों में भिन्नताओं ने जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण किया, उन्होंने क्षेत्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया। तो जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों के आधार पर, उन क्षेत्रों के आधार पर जो राजनीतिक दल बने, उन्होंने क्षेत्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया। देखो, इनमें ज़्यादा समझाने की बातें नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, केवल इनको एक बार पढ़ रहा हूँ। छठा कारण है ऐतिहासिक कारण। क्षेत्रवाद को बढ़ाने में कुछ ऐतिहासिक दशाएं भी उत्तरदायी रही हैं। भारत में प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। विभिन्न क्षेत्रों का शासन अलग अलग राज्यों के अधीन रहने के कारण युद्ध में उनकी पारस्परिक हार जीत के आधार पर आज भी कुछ क्षेत्रों के निवासी स्वयं को दूसरे क्षेत्रों से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। मुस्लिम तथा अंग्रेजी शासनकाल में जिन क्षेत्रों के राज्यों ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा, उन क्षेत्रों के निवासी अपने राष्ट्रीय गौरव के नाम पर दूसरे क्षेत्रों से मिलने का विरोध करते रहे हैं। तो ये हो गया छठा ऐतिहासिक कारण। सातवां है मनोवैज्ञानिक कारण। व्यवहारिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों की मानसिकता एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का अपने क्षेत्र से एक विशेष लगाव होता है। वे दूसरे क्षेत्रों से अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। सामान्यतः राष्ट्रीय हित की तुलना में क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कम साधनों वाले क्षेत्र के लोगों में साधन संपन्न क्षेत्रों के प्रति एक स्वाभाविक ईर्ष्या होती है, यानी कि सापेक्षिक वंचना का भाव पाया जाता है। यही मानसिकता यदि विरोध और संघर्ष का रूप ले लेती है तो इससे क्षेत्रवाद में वृद्धि होने लगती है। तो यह हो गया क्षेत्रवाद, इसकी विशेषताएं और क्षेत्रवाद के कारण। अब इसमें बचता है क्षेत्रवाद के दुष्प्रभाव और क्षेत्रवाद को दूर करने के सुझाव। इन दोनों को हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। अरे वाह।